स्टूडेंट आज हम आर एस मेंस अकाउंटिंग ऑडिटिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज वो हम डिस्कस कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट आज हम आर एस मेंस अकाउंटिंग ऑडिटिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और एक बार सिलेबस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस सिलेबस में अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। जैसे हमने बेसिक नॉलेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये टॉपिक कवर कर लिया। टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये टेक्निक्स थी, इसमें काफ़ी टाइम लगा हमें, ये कर लिया। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में से पहले क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो ये हमने कर लिया कवर दोनों की दोनों टॉपिक्स। अब आज हम चालू करेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। आप ये वाला पार्ट अगर देखेंगे ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पार्ट ऑडिट से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो पहला पार्ट था ना, ये अकाउंटिंग से रिलेटेड था, और ये लास्ट पार्ट जो है ये बजटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। हमारे ये सिलेबस के बेसिकली 3 पार्ट है, इसमें अकाउंटिंग है, इसमें ऑडिटिंग है और इसमें बजटिंग है, बजट्स बनाना है ना, ठीक है। तो अब हम चालू कर रहे हैं मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। हमने लास्ट क्लास में सोशल अकाउंटिंग के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ऑडिटिंग मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय ऑडिट? ऑडिट मतलब कि जब कंपनी अकाउंट्स बना लेती है, ठीक है। थोड़ा समझना पहले इसको, ठीक है। इस प्रोसेस को तो बाद में देखते हैं अपन, मतलब डेफिनेशंस को। जब कंपनी अकाउंट्स बना लेती है तो उसके बाद अकाउंट्स सही है या नहीं है, इसके लिए चेक करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं? ऑडिटर। ऑडिटर का काम होता है कि वो कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जैसे P&L हो गया, बैलेंस शीट हो गया। अब मैं P&L बैलेंस शीट बोल रहा हूँ तो आपको याद आना चाहिए, हाँ हमने पढ़ा था ये, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। क्योंकि कंपनी तो है ना, ये सब चीज़ें गलत भी बना सकती है। कंपनी गलत क्यों बनाती है? क्योंकि कंपनी कई बार शेयर होल्डर्स को है ना ट्रू पिक्चर, सही पिक्चर जो है वो शो नहीं करना चाहती, ठीक है, शेयर होल्डर्स को या दूसरे स्टेक होल्डर्स को। और उनको गुमराह करने के लिए कंपनी जो है वो अकाउंट्स को गलत भी बना सकती है। तो इसलिए यहाँ पे ऑडिटर जो है उसका रोल पिक्चर में आता है, ठीक है। ऑडिटर अपॉइंट होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये एक तो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। सबसे मेन तो आपको पता होगा, पहले कंपनी एक्ट 1956 चलता था, है ना, पहले के टाइम पे, मतलब 10-12 साल पहले, ठीक है। तो 2013 में बिल्कुल नया कंपनी एक्ट आया, 2013 कंपनीज एक्ट 2013। उसका मेन रीज़न था सत्यम का जो इशू हुआ था 2008 के अंदर, ठीक है, सत्यम घोटाला हुआ था, ठीक है। तो सत्यम कंपनी की वजह से मेन रीज़न था कि कंपनीज एक्ट में काफ़ी सारे फ्लॉज थे, कमियां थी 1956 वाले में, तो पूरा एक्ट नया आया। तो कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है सबसे पहले तो कि कंपनीज की ऑडिट होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड बात, जो इनकम टैक्स एक्ट है, अभी 1961 का बना हुआ है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट भी बोलता है कि जो फर्म्स है जो इनकम टैक्स पे कर रही है, अगर उनकी टर्नओवर जो है एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है, सपोज़ 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो उनको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। ये सब याद नहीं रखना, बस मैं आपको एक दिमाग में बता रहा हूँ कि ऑडिट कराना लिखा है क्या लॉ में कहीं पे, या फिर बस केवल ऑडिट जो है वो टॉपिक डाल दिया है। तो लॉ में लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली। और ऑडिटर कौन बन सकता है? ऑडिटर अभी फ़िलहाल जो है, हालांकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चल रही है इनकम टैक्स एक्ट में, बट कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो CA होते हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, केवल वही ऑडिटर बन सकते हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे CA जॉब भी कर सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक डॉक्टर जो है किसी हॉस्पिटल में जॉब भी कर सकते हैं और खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जो CA है वो खुद की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जो CA जो खुद की प्रैक्टिस करते हैं, केवल वही जो है वो फुल टाइम जो प्रैक्टिस में है वही कंपनी के अंदर ऑडिट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ऑडिट के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। ऑडिट के अंदर देखो, जो ऑडिटर होता है, जैसे ही साल ख़त्म होता है कंपनी का, जैसे सपोज़ एक कंपनी जो है उसका ईयर, पहले अपन बेसिक समझ रहे हैं ना, ठीक है, डेफिनेशन रटने में तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे एक ईयर है कंपनी का, 1 अप्रैल 2024 से ले लेते हैं और 31 मार्च 2025 तक ले लेते हैं, ठीक है। ये एक ईयर है। कंपनी ने इसमें
अकाउंट्स बनाए बहुत सारे अपने, ठीक है ना, डेली की डेली कंपनी अकाउंट्स बनाती है, परचेज सेल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करती है, ठीक है ना, कुछ भी असेट्स खरीदी, कुछ भी असेट बेची, जो भी दुनिया भर के ट्रांजेक्शन हुए कंपनी ने उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, ठीक है। कंपनी उसको क्या करती है, अकाउंट्स में अपने रिकॉर्ड करती चलती है। फिर क्या होता है कि ऑडिटर पिक्चर में आता है, और ऑडिटर जनरली क्या करता है, ऑडिट स्टार्ट करता है ईयर एंड के बाद, ठीक है। जैसे 31 मार्च 2025 हो गया, अब उसके बाद ऑडिटर आएंगे, जैसे सपोज अप्रैल में आ गए, अप्रैल या मई में ऑडिटर आ गए, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट हाँ ऐसा ही नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो ऑडिटर आएंगे, ऑडिटर पूरी टीम लेके आते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती है। अब सोचो रिलायंस है, तो रिलायंस में अगर एक ऑडिटर काम करेगा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए पूरी ऑडिटर अपनी साथ में टीम लेके आते हैं, ठीक है। ऑडिटर के पास बहुत सारे सीएस तो होते ही हैं, और जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं सीएस स्टूडेंट्स, उन्हें बोलते हैं आर्टिकल्स, वो भी आते हैं साथ में, ठीक है, और ऑडिट करना चालू करते हैं, ठीक है। ऑडिट हमेशा, ठीक है, सबसे पहले ऑडिट चालू करने से पहले ऑडिट में हमेशा ऑडिट का एक प्रोग्राम बनता है। जैसे आप पढ़ने बैठते हो ना, तो आप एक टाइम टेबल बनाते हो, ठीक है, कि मुझे ये सब्जेक्ट कितने दिन में पूरा करना है, ये वाला दूसरा सब्जेक्ट कितने दिन में पूरा करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो पर्टिकुलर डेट पे आने वाले हैं, उसको रहते रहते। तो ऑडिटर भी क्या है, एक टाइम टेबल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आएंगी और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पता लगेगी इसके अंदर, है ना। जब ऑडिटर ऑडिट प्रोग्राम बनाता है, तो आप सोचो जैसे रिलायंस है, रिलायंस की एक दिन में अब ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट में करना क्या है, ऑडिट में बेसिकली आपको अकाउंट्स को चेक करना है, अकाउंट्स को क्या करना है, उसकी चेकिंग करनी है। तो क्या सर ऑडिट जो है, ऑडिटर जो है वो 100% चेक कर सकता है क्या, 100% ऑडिट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ऑडिटर जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी कंपनी ने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या उसको पूरा का पूरा 100% चेक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा सर? क्योंकि देखो, अब जैसे कोई कंपनी है रिलायंस, रिलायंस के अंदर एक दिन में करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। रिलायंस के यहाँ पे बहुत सारे बिल डेली की डेली कटते हैं। आप कुछ भी खरीदने जाओ सामान, है ना, रिलायंस के यहाँ पे, तो ऐसे सोचो कितने बिल कटते होंगे, कितने लोग जो है रिलायंस के डेली की डेली कस्टमर वहाँ पे जाके सामान खरीदते होंगे। रिलायंस खुद भी बहुत सारे परचेज़ करता होगा, ठीक है, अलग अलग आइटम परचेज़ करता होगा, ठीक है। कभी मशीन खरीदता होगा, कभी रॉ मटेरियल खरीदता होगा, कभी जो ट्रेडिंग के लिए सामान है फिनिश गुड्स परचेज़ करता होगा, ठीक है। तो कितनी मतलब भीड़ है डेली की डेली जो जा रही है वहाँ पे, और कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर एक कंपनी, ऑडिट की कंपनी है, कोई फर्म है ऑडिट की, और वो जाके अगर ऑडिट करे और सोचे मैं रिलायंस की 100% ऑडिट कर लूँ, तो 1 साल का ऑडिट करने में कम से कम 50 साल लग जाएंगे, ठीक है। फिर भी पूरा नहीं होगा और ऑडिटर छोड़ देगा वो काम, ठीक है ना, यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ऑडिटर हमेशा ऑडिट जब करता है ना, चेक जब करता है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, ऑडिटर हमेशा चेक क्या करता है, सैम्पल बेसिस पे करता है, ठीक है ना। ये लिमिटेशन भी है ऑडिट की, एक कमी भी है ऑडिट की, ठीक है ना। ऑडिटर हमेशा जो अकाउंट्स चेक करता है ऑडिट के, वो सैम्पल बेसिस पे उठाता है। क्यों उठाया, समझ में आ गया? क्योंकि ना तो ऑडिटर के पास इतना स्टाफ है, ना मैन पावर, ना एनर्जी है उसके पास, ना वो रिसोर्सेज लगा सकता है इतना, और ना नीड है। ऑडिटर क्या करता है, सैम्पलिंग बेसिस पे करता है ऑडिट, ठीक है। उसको पता है कि 12 महीने के अकाउंट्स चेक करने हैं, ठीक है, तो 12 महीने में से क्या करेगा कि वो अब सैंपल निकालेगा, ठीक है, अपनी मर्जी से, ठीक है ना, अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए, जजमेंट इस्तेमाल करते हुए। वो बोलेगा कि मैं तो वो ट्रांजेक्शन चेक करूँगा जो ज़्यादा मटेरियल है। मटेरियल क्या होते हैं, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट अलग अलग कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ की डेफिनेशन फिक्स नहीं है, ठीक है, कि इस ट्रांजेक्शन को इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। बड़े आदमी के लिए जो है वो हो सकता है 50 लाख भी मटेरियल ना हो। मुकेश अंबानी के लिए हो सकता है कि 50 लाख भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। छोटे आदमी के लिए हो सकता है कि 500 रुपये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, इम्पॉर्टेंट हो। तो मटेरियलिटी की डेफिनेशन जो है हर किसी के लिए अलग अलग होती है। तो ऑडिटर अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए क्या करता है कि मटेरियल लेवल सेट करता है और उसके हिसाब से ही ऑडिट करता है। मान लो वो बोल देता है कि मैं वो ट्रांजेक्शन चेक करूँगा जो 1 लाख रुपए से ऊपर के हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स हुए होंगी पूरे दिन भर में, है ना,
तो कोई सेल 5,000 की भी हुई होगी, कोई 50,000 की भी हुई होगी, कोई 5 करोड़ की हुई होगी, कोई 10 करोड़ की हुई होगी। तो ऑडिटर क्या बोल रहा है, मैं तो वो ट्रांजेक्शन चेक करूँगा जो 1 लाख से ऊपर है, ठीक है ना। और फिर वो बोलता है यार मैं सारे महीने चेक नहीं कर सकता, क्योंकि 1 लाख से ऊपर भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। मान लो 1 लाख से ऊपर भी लाखों ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, 1-2 महीने के सैंपल उठा लेता हूँ, मार्च महीने के उठा लिया, अक्टूबर महीने के उठा लिया। इस तरीके से ऑडिट होती है, ठीक है ना। फिर ऑडिटर क्या करता है कि अकाउंट्स की कॉपीज़ मंगा लेता है, प्रिंट आउट्स मंगा लेता है, और फिर ऑडिट करना चालू कर देता है, या फिर कंप्यूटर के अंदर ही बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के ही जो है वो ऑडिट करना चालू कर देता है। जब वो ऑडिट करना चालू करता है तब उसको फाइंडिंग्स मिलती है। फाइंडिंग्स मतलब ऑडिटर की जो ऑब्जर्वेशंस होती है ऑडिट करते समय, चेक करते समय, ठीक है। वो फाइंडिंग्स को लिखता रहता है, बैठे बैठे कुछ पेपर्स लेके जाता है, कुछ कॉपी लेके जाता है, अपने साथ डायरी लेके जाता है, और उसमें लिखता रहता है, जिसको बोलते हैं वर्किंग पेपर्स, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे वर्किंग पेपर्स हैं, ठीक है। कि ऑडिटर जो है वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करता जा रहा है, लिखता जा रहा है कि मैंने ये सेल्स चेक करी और इसमें मेरे को ये चीज़ मिली, है ना, इसमें मेरे को ये कमी मिली, है ना, इसमें जैसे मान लो मैंने बिल्डिंग की वैल्यू चेक करी, क्योंकि वो वैल्यू वगैरह भी चेक करता है कि अगर आपने बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू दिखा रखी है 5,000 करोड़, तो उसकी ड्यूटी है कि चेक करना कि असेट एक्चुअल में 5,000 करोड़ की है या नहीं है। हो सकता है कि वो असेट एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। सत्यम में भी तो यही हुआ था कि वो जो कंपनी है सत्यम, वो कैश ज़्यादा दिखा रही थी, है ना, वो 5,000 समथिंग करोड़ का कैश ज़्यादा दिखा रही थी, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ऑडिटर को क्या करना था, ऑडिटर को उस केस में जो कैश है उसको चेक करना था, वेरीफाई करना था। बट ऑडिटर जो है खुद जाके मिल गया कंपनी के डायरेक्टर से, रामालिंगम राजू से, और फिर जो है पूरा स्कैम हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। काफ़ी लॉस हुआ शेयर होल्डर्स को उस केस में, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट्स फेक थे। इस फेकनेस ऑफ अकाउंट्स को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। एक टर्म बता रहा हूँ आपसे, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना है ना, ठीक है, अगर अपन ने नहीं कभी सुना हो तो। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कभी आपसे पूछ सकता है कि विंडो ड्रेसिंग क्या होती है। कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना, अकाउंट्स को अपने हिसाब से बनाना, कुक करना, अकाउंट्स को धांधलेबाजी करना, है ना, मैनिपुलेट करना। तो मैनिपुलेट करने को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैनिपुलेट करने को, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करता है, अपनी फाइंडिंग्स लिखता रहता है, इसे डॉक्यूमेंटेशन भी बोलते हैं या वर्किंग पेपर्स बोलते हैं। फिर ऑडिटर जब पूरी ऑडिट हो जाती है, ठीक है ना, जब सैंपल बेसिस पे वो पूरी ऑडिट कर लेता है, तो वो एक कंक्लूजन ड्रॉ करता है। वो जो उसने सैंपल उठाए उसके बेसिस पे वो पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन है, मतलब पूरी की पूरी जो पूरे के पूरे आइटम्स हैं, अकाउंट्स के ट्रांजेक्शन है, सबके लिए एक ओपिनियन मान लेता है। सैंपल के बेसिस पे सबके लिए क्या मान लेता है, ओपिनियन मान लेता है। अब जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है या हैप्पीनेस इंडेक्स आता है, तो इसमें बोलते हैं कि भाई इंडिया की रैंक ये है, तो उसमें क्या पूरे के पूरे इंडियंस को थोड़े वो लोग चेक करते हैं, वो कुछ सैंपल के बेसिस पे चेक कर लेते हैं। भाई इंडिया की पॉपुलेशन 140-50 करोड़ है, तो वो तो कर नहीं सकते। उन्होंने 50,000 लोगों को चेक कर लिया या 1 लाख लोगों को चेक कर लिया, और उसके बेसिस पे पूरी पॉपुलेशन क्या एक राय बना ली, है ना, डाइवर्स लोगों को चेक कर लिया और पूरी पॉपुलेशन की एक राय बना ली, पूरी पॉपुलेशन पे एक राय बना ली। बिल्कुल सेम टू सेम क्या होता है, ऑडिट के अंदर होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चेक करते हैं और पूरे के पूरे अकाउंट्स पे राय बना लेते हैं, ठीक है, और कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन निकालने के बाद ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। क्या बनाता है ऑडिटर, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है, और ऑडिट रिपोर्ट जो है वो शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट कर देता है, ठीक है ना। किसको देता है, शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी के मालिक कौन है, किसने पैसा लगाया कंपनी के अंदर, शेयर होल्डर्स ने। ध्यान रखना, डायरेक्टर्स ने कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाया, डायरेक्टर्स तो कंपनी का मैनेजमेंट कर रहे हैं ओनली। हमेशा जो पैसा लगाया गया है कंपनी के अंदर वो हमेशा लगाया गया है शेयर होल्डर्स द्वारा, क्योंकि शेयर होल्डर एक्चुअल में ओनर्स हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है उनको जो ऑडिटर है वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर देता है, और ऑडिटर बता देता है कि भाई मैं कंपनी के अकाउंट से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ। रिपोर्ट अलग अलग तरह की होती है, वो अपन नहीं जा रहे उसमें, कि जैसे क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकती है या क्लियर ऑडिट रिपोर्ट हो सकती है, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट, बट वो अपन को नहीं जाना है। तो एक आपको मोटा मोटा प्रोसेस समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि ऑडिट बेसिकली है क्या। कि ऑडिट के अंदर पहले क्या बनाते हैं, ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं,
और उसमें ऑडिटर अपना एक प्लान बनाता है कि उसको ऑडिट कैसे करनी है, ठीक है, क्योंकि ऑडिट निपटाने के लिए उसके पास 2 या 3 महीने होते हैं, इससे ज़्यादा समय नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि ऑडिटर को जो अकाउंट्स हैं, जो ऑडिट मतलब अकाउंट्स की जो ऑडिट कर रहा है, उसकी जब ऑडिट रिपोर्ट बन के आएगी, उसको शेयरहोल्डर्स को प्रेजेंट भी करना पड़ता है टाइम पे। ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो अपने हिसाब से कभी भी प्रेजेंट कर सकता है, एक टाइम लिमिट होती है हर चीज़ की, है ना, ठीक है। वो सब अपन नहीं जा रहे उसके अंदर क्योंकि अपने काम की नहीं है, बट ये एक मोटा मोटा प्रोसेस है कि प्लान बनाया, फिर ऑडिटर ऑडिट करने बैठेगा, ऑडिटर फाइंडिंग लिखेगा अपनी, ठीक है, जिसको लिखेगा वर्किंग पेपर्स पे, या उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन, उस प्रोसेस को लिखने को, और उसी के बेसिस पे ऑडिटर क्या करेगा, कंक्लूजन निकालेगा, ठीक है। कंक्लूजन निकालेगा जो भी उसको एविडेंस मिले हैं ऑडिट करते समय, ठीक है, जो भी उसको कमियां मिली है। ध्यान रखना, जैसे पहले मैं बैंक में जॉब करता था, HDFC बैंक में, तो सबसे जो बदनाम जो प्रोफेशन होता है वो ऑडिटर होता है, क्योंकि ऑडिटर जो है ना वो मतलब सब लोग डरते हैं ऑडिटर से, ठीक है, क्योंकि ऑडिटर क्या करते हैं कि जब कमी निकाल देते हैं तो वो ऊपर जाती है पूरी पूरी ऑडिट रिपोर्ट, है ना, और ऊपर जाती तो फिर क्या है, कंपनी के अंदर 2 तरह की ऑडिट होती है, एक इंटरनल ऑडिट होती है, एक एक्सटर्नल ऑडिट होती है। जैसे जो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट जिसकी प्रेजेंट होती है डायरेक्टली, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, है ना, जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट भी बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक है। ये इसकी रिपोर्ट किसके पास जाती है, शेयर होल्डर्स के पास जाती है। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब जो लॉ में लिखा है, तो कौन से लॉ में लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है या इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, तो अपन नॉर्मली कंपनीज एक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है। एक होती है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो ज़रूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी कंपनीज जो है अपने एम्प्लॉयज़ पे मॉनिटरिंग करने के लिए करवाती है, ठीक है। तो जैसे ही इंटरनल ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर आते हैं ना कंपनीज के अंदर ऑडिट करने, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो, मतलब मैंने जो देखा है वो अभी तक, कि थोड़ा सा घबरा जाते हैं ऑडिटर से, ठीक है। थोड़ा सा बदनाम प्रोफेशन है ऑडिट, है ना, ऑडिटर, क्योंकि वो क्या है कि कई लोगों को लगता है कि हमारी जॉब जो है वो चली जाएगी अगर इन्होंने कुछ फाइंडिंग्स गड़बड़ दे दी तो, है ना। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है, ठीक है। मैंने जब हम आर्टिकलशिप कर रहे थे तो कई बार जो है ऑडिट फाइंडिंग्स ऐसे मिल जाती थी जिसमें सामने वाला पर्सन बहुत नर्वस हो जाता था, क्योंकि उसकी गलतियाँ उसके अंदर बहुत हाई लेवल पे पकड़ में आ जाती थी, ठीक है। तो हम लोग तो अकाउंट्स के एक तरीके से कीड़े हैं, ठीक है, हम लोगों को अकाउंट्स पूरा पता ही रहता है, तो देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई कहाँ पे क्या गलती है, तो वो सब चीज़ें हैं। क्लियर क्या? तो अब अपन क्या है, ज़्यादा इसको मतलब प्रैक्टिकल रूप में ना समझ के और थियोरेटिकल अपना टॉपिक ख़त्म कर देते हैं एक मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग पढ़ के, ठीक है ना, क्योंकि अपन को प्रैक्टिकल तो वो पूछेगा नहीं कुछ भी। तो आपको लेकिन ये डेफिनेशन बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बाय हार्ट याद होनी चाहिए, और मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा क्योंकि मैं आपको समझा दूंगा इसको। क्या है, देखो इसमें क्या लिखा है, ऑडिट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। मतलब ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जैसे P&L का, बैलेंस शीट का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आई होप आपको ये चीज़ें पता है ना। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर ये इंडिपेंडेंट क्यों है, इंडिपेंडेंट मतलब कि हमेशा ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ऑडिटर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए काम का, है ना, कि डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी के ऑडिटर को बोल रहे हैं कि भाई तूने गलतियां पकड़ी है, इसको छुपा, ठीक है ना, इसको बता मत आगे किसी को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑडिटर जो होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। जैसे अपन जितनी भी जैसे भी अपनी जितनी भी बॉडीज़ है, एजेंसीज हैं, उनके लिए भी अपन यही बोलते हैं कि ये सारे जितनी भी एजेंसीज है, बॉडीज़ है उन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए ना। तो ऑडिटर पे भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, ठीक है। ऑडिट किसकी होगी, किसी एंटिटी की। एंटिटी मतलब आप कंपनी मान लो, ठीक है ना, सिंपल टर्म्स में। चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नहीं हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऑडिट किसी की भी हो सकती है। सर प्रॉफिट कमाना या नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे NGOs होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्या इनकी ऑडिट भी होती है क्या? हाँ, इनकी भी ऑडिट होती है। आपको जैसे शायद पता हो या नहीं पता हो, लेकिन जो जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं,
ठीक है, इनकी इनकम जो होती है ना, जितना भी ये रिसीव करते हैं, जितना भी इनके पास डोनेशन आता है, इनकम टैक्स में इनकी इनकम सारी की सारी एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट मतलब होता है टैक्स फ्री, ठीक है, लेकिन तभी टैक्स फ्री है जब ये अपना प्रॉपर ऑडिट करवाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ऑडिट केवल प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज की नहीं होती है। ठीक है, ऑडिट उनकी भी होती है जो नॉन प्रॉफिट, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो एनजीओज होते हैं, हम उनके लिए क्या बोलते हैं कि भैया इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉन प्रॉफिट नेचर का है। ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी क्या है, ऑडिट होती है। फिर साथ में इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म, एंटिटी की बात चल रही है, ये एंटिटी की ऑडिट होगी चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है। एंटिटी चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, चाहे उसकी साइज़ कितनी भी बड़ी है कितनी भी छोटी है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो एंटिटीज़ छोटी की भी ऑडिट हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है, छोटी कंपनीज़ की भी ऑडिट होती है और बड़ी कंपनीज़ की भी ऑडिट होती है। लीगल फॉर्म कुछ भी हो, अपन तो एंटिटी बोल रहे हैं कि कंपनी को सिंप्लिसिटी के लिए, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। ठीक है ना, उसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है, चाहे वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, एलएलपी, कोई भी हो, इन सब की ऑडिट होगी। ठीक है, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटर ऑडिट क्यों कर रहा है, क्या ऑडिटर ऑडिट इसलिए कर रहा है कि वो कह सके कि भाई अकाउंट्स में सब कुछ सही है, बिल्कुल करेक्ट है, हैं, या फिर वो केवल अपनी एक ओपिनियन दे रहा है कि भाई अकाउंट्स में सब कुछ सही हो सकता है। ठीक है, ऑडिटर ध्यान रखना केवल अपनी क्या दे रहा है, राय दे रहा है। ऑडिटर ये नहीं कह रहा कि मैं ऑडिट करने के बाद ये बोलता हूँ कि ये अकाउंट्स 100% एकदम करेक्ट है, कुछ भी गलती नहीं है इसके अंदर। ऑडिटर ये कभी नहीं कह सकता। ऑडिटर कोई अकाउंट्स को सर्टिफाई नहीं कर रहा है, सर्टिफिकेशन नहीं दे रहा ऑडिटर अकाउंट्स को। ठीक है ना, ना कोई गारंटी दे रहा है कि अकाउंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ऑडिटर केवल क्या दे रहा है, अपनी ओपिनियन व्यक्त कर रहा है, राय व्यक्त कर रहा है कि जो अकाउंट्स है ना वो ट्रू एंड फेयर हैं, सही एवं उचित पिक्चर देते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है। क्या मतलब है सर इसका, और ऐसा क्यों, ऑडिटर क्यों 100% गारंटी नहीं दे सकता। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था, ऑडिटर जो ऑडिट करता है वो कैसे करता है, सैम्पलिंग बेसिस पे करता है। मतलब सैंपल लेता है, सैंपल उठाता है और ऑडिट करता है। क्या 100% चीज़ें चेक करता है क्या, नहीं करता। तो ऑडिटर को क्या पता कि जो मतलब जो उसने सैंपल उठाए उसके अलावा कहीं पे भी गलती ना हो। ठीक है ना, हो सकता है कि जो सैंपल उसने नहीं उठाए उनमें गलती हो। ठीक है, तो ऑडिटर कभी भी 100% सही, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑडिट कराने के बाद आप 100% करेक्ट हो जाओगे कि भाई आप एकदम बिल्कुल पवित्र हो चुके हो, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ऑडिटर ये बात कहता है खुद अपनी तरफ से। ऑडिटर केवल क्या देता है, ओपिनियन व्यक्त करता है, राय व्यक्त करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऑडिटर को एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऑडिटर को काम करते समय नेग्लिजेंस नहीं बरतनी है, नेग्लिजेंस नहीं बरतनी है। अगर ऑडिटर ने काम करते समय नेग्लिजेंस नहीं बरती है और बाद में कुछ गलतियां मिल जाती है अकाउंट्स के अंदर, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। थोड़ी सी ब्रॉड बात है, समझ सको तो ठीक है, नहीं समझो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके कॉन्सेप्ट के लिए है। भाई ऑडिटर ने काम करते समय बिल्कुल ध्यान से काम किया है, कोई भी उसने क्या है, नेग्लिजेंस लापरवाही नहीं बरती है, तो कल को जब कोई अकाउंट्स में गलती निकलती है, ठीक है ना, बड़े लेवल पे कोई मिस्टेक पकड़ में आती है, तो उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि ऑडिटर बोलेगा भैया मैंने तो अकाउंट्स जो हैं वो सही तरीके से चेक किए थे, नेग्लिजेंस जो है नहीं बढ़ती थी। ये कैसे प्रूफ होता है नेग्लिजेंस नहीं बढ़ती है, जब मैंने बताया था ना, ऑडिटर जो है अपने जो भी चीज़ें आती है, फाइंडिंग्स आती है, वो लिखता रहता है, डायरी में, कॉपी में लिखता रहता है, वर्किंग पेपर्स बनाता रहता है। तो वर्किंग पेपर्स उसके लिए एविडेंस का काम करते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है ना, कल को अगर कोई भी कोर्ट वोट में मैटर चला जाता है कुछ भी, तो ऑडिटर बोल सकता है देखो मैंने तो ये चेक किया था, है ना, मेरे को तो ये गलती पकड़ में आई, है ना, ये मेरा सैम्पलिंग साइज था, वो सब उसमें कह सकता है। लेकिन अगर ऑडिटर ने वहाँ पे मिस्टेक खुद की करी है ना, खुद कोई कॉल्यूजन किया है जानबूझ के मिलके, है ना, ठीक है, या फिर कोई लापरवाही बरती है, ढंग से चेकिंग नहीं करी है, तो ऑडिटर उस केस में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कई बार देखने को मिला है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे सत्यम केस के अंदर तो साफ साफ कॉल्यूजन था,
ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे ऑडिटर की मिली भगत से जो है गड़बड़ होती है। समझ में आ गया क्या आपको? तो ऑडिटर केवल क्या दे रहा है, देखो वापस से पढ़ लो। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि दबाव में काम कर रहा है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, केवल किसकी ऑडिट हो रही है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, मतलब एनजीओ भी हो सकती है। चाहे एंटिटी का साइज़ जो है बड़ा है छोटा है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंटिटी का लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, कुछ भी है, ठीक है। और ऑडिटर क्यों कर रहा है ऑडिट? टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, ठीक है ना। केवल क्या कर रहा है ऑडिटर? इसलिए ऑडिट कर रहा है कि ओपिनियन दे पाए, राय दे पाए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ध्यान रखना कि वो ऑडिटर सर्टिफिकेशन दे रहा है। अगर हम इस डेफिनेशन का एनालिसिस करें, ठीक है ना, क्योंकि आपको फीचर्स ऑफ ऑडिट भी लिखने के लिए आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कैरेक्टर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ ऑडिट के, है ना, या फिर फीचर्स बता दो। कैरेक्टरिस्टिक्स की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है आपसे, तो आपको फिर ये पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, है ना, कि ऑडिट जो है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, उसका कोई भी साइज़ हो सकता है। जैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड, जैसे कोई लिस्टेड कंपनी है, जैसे रिलायंस है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, कोई भी कंपनी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑडिट जो है एनजीओ की भी हो सकती है जो नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ठीक है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, और पूरे या ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है? टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, केवल अपनी राय व्यक्त करना। ध्यान रखना, क्यों कि अकाउंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही एवं उचित जो है वो प्रेजेंट पिक्चर दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, केवल इतना सा का ऑडिटर का या ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सी है, ठीक है ना। तो उसमें एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या आएगा? ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है। हाँ, और जो ऑडिटर, जो पर्सन जो ये काम कर रहा है, उसको इंश्योर करना चाहिए कि अकाउंट्स जो है वो किसी को मिसलीड ना करें, ठीक है ना, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना प्रेजेंट करें। तो ऑडिटर उस केस में जो है पूरी सावधानी बरतता है। तो आप इतना पढ़ लीजिए। डेफिनेशन थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बड़ा था, अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, है ना। मैं जानबूझ के क्लास की साइज़ छोटी रखता हूँ ताकि आपको क्या है पढ़ने में दिक्कत ना आए, ऐसा लगे आधे घंटे की क्लास है या 30-40 मिनट की क्लास है, तो फिर अपन क्या है जल्दी जल्दी कर ले कवर, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।